So today we will understand what is nature and scope of business. इसका कुछ पोर्शन हम लोग जब यूनिट 1 अकाउंटिंग पढ़ रहे थे तब हम लोग समझ चुके हैं, लेकिन हम लोगों को जरूरत है बहुत डिटेल में कि what is business, how does business operate, what are different methods of business, ये सब समझने की जरूरत है कि बिजनेस का किस तरीके का नेचर है, कैसे बिजनेस और अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज अलग की जाती हैं बिजनेस से, क्या स्कोप है बिजनेस का और कैसे ऑपरेट होता है बिजनेस, और अलग अलग तरीके से बिजनेस कैसे किया जाता है, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ये सारी चीजें हमें समझने की जरूरत है सो दैट हम लोग एडवांस स्टेजेस के अलग चैप्टर्स जो हमारे पास अभी 9th क्लास में आएंगे और 10th क्लास में आएंगे उसे हम लोग समझें। तो सबसे पहले हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज जो हमने यूनिट 1 में भी डिस्कस की थी, there are two types of human activities, one is economic activities and the other one is non economic activities। एक जो आर्थिक क्रियाएं हैं और दूसरी जो गैर आर्थिक क्रियाएं हैं या अनआर्थिक क्रियाएं हैं, जिसमें दोनों में फर्क होता है। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, आर्थिक क्रियाएं हैं, उसकी जो सबसे पहला फीचर होता है कि दे आर परफॉर्म्ड विद एन ऑब्जेक्टिव टू अर्न मनी। पैसा कमाने के उद्देश्य से की गई किसी भी क्रिया को आप आर्थिक क्रिया कहते हैं। चाहे आप किसानों के बारे में बात करें जो बहुत सारी फसलें उगाते हैं, उसे फिर मंडी में जाके बेचते हैं, उससे पैसा कमाते हैं। कोई मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है जहां पर सामान बनता है और फिर वो सामान जाकर के मार्केट में बिकता है। ऑफिस में एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं और उनको रेगुलरली वेजेस और सैलरीज मिल रही है। इस तरीके की सारी एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज की कैटेगरी में आती है। ठीक, अब जो दूसरी कैटेगरी है वो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसका नेचर मनी अर्न करना नहीं होता, इसका ऑब्जेक्टिव मनी अर्न करना नहीं होता। इनफैक्ट इन एक्टिविटीज में कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव, कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करना या किसी तरीके का मनोरंजन करना जिससे पैसा ना कमाए। इसमें पैसा खर्च हो सकता है लेकिन आप पैसा कमाते नहीं, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें जो है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आ सकती है। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एक होता है रिलीजियस एक्टिविटी, कि आप कहीं मंदिर चले गए, गुरुद्वारा चले गए, मस्जिद चले गए, वहां पर आप जाकर के प्रेयर वगैरह करते हैं, लौट करके आते हैं, तो उसमें कोई मनी अर्निंग का पार्ट नहीं, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं। किसी को आपने दान में कुछ सामान दे दिया, चाहे वो बाढ़ से पीड़ित लोग हों, अर्थक्वेक विक्टिम्स हो, कोई भी और तरीके की प्रॉब्लम्स में लोग जो होते हैं जिनको आप दान में दे देते हैं कुछ सामान, उसको आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आप लोग करते हैं स्कूल में और अपने घर पर, राइट, और आप लोग पार्क में घूमने जाते हैं, राइट, गाना वगैरह सुनते हैं, वीडियो गेम्स वगैरह खेलते हैं। इन सब चीजों में किसी भी तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही, क्योंकि ये मनी अर्निंग के पर्पज से नहीं हो रही। हालांकि इनमें से कई चीजें ऐसी हैं जिसके अंदर यू हैव टू स्पेंड सम मनी, जैसे आप कोई गेम वगैरह कंप्यूटर पे डाउनलोड करते हैं या फिर मोबाइल में डाउनलोड करते हैं, जो इंटरनेट का खर्चा है वो एक्सपेंडिचर है, राइट, फोन का खर्चा एक्सपेंडिचर है, बिल पेमेंट हो रहा है वो एक्सपेंडिचर है। इस तरीके की चीजें हो सकती है, लेकिन इसमें अर्निंग का कोई पर्पज नहीं होता। किसी को आप गिफ्ट देते हैं तो वो गिफ्ट भी जो है आप कुछ पैसा खर्च करके कुछ खरीद के लाते हैं एंड यू गिव इट टू समबडी, बट उसके अंदर किसी तरीके का खर्चा नहीं। तो इसको जो है आप नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। तो बहुत सिंपल वर्ड्स में इकोनॉमिक एक्टिविटी वो है जो आप लाइवलीहुड के लिए, दैनिक जीवन जीने के लिए रोटी कपड़ा और मकान के पास से जो आप करते हैं। अब इसको देखिए, डिफरेंशिएट किया हुआ है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज? उद्देश्य क्या है? अर्निंग मोटिव, पैसा कमाने का उद्देश्य। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मोटिव देखिए, सोशल एंड साइकोलॉजिकल मोटिव। सोशल और साइकोलॉजिकल मतलब सामाजिक और मानसिक रूप से जिन चीजों को मिलकर के खुशी मिलती है उसको आप नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। आउटपुट क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का? आउटपुट यानी उसके इकोनॉमिक एक्टिविटीज को करने के बाद क्या चीज बनती है? तो इट लीड्स टू क्रिएशन ऑफ वेल्थ एंड एसेट्स। संपत्ति और धन का उपार्जन
होता है, इसको आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का आउटपुट जो है वो है हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन। आपको संतुष्टि मिलती है, किसी को आप गिफ्ट देते हैं, आप खेलने जाते हैं, किसी के साथ आप घूमने चले गए पार्क में, दिस इज ऑल योर मेंटल एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। एक्सपेक्टेशन, क्या क्या एक्सपेक्टेशन होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज से, कि प्रॉफिट कमाया जाए या इनकम कमाई जाए। बिजनेस है तो प्रॉफिट कमाएगा, और अगर एम्प्लॉय है, वर्कर है, तो वो वेजेस, सैलरीज वगैरह इनकम की तरह से अर्न करेगा। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पीपल डू नॉट एक्सपेक्ट एनी प्रॉफिट और एनी टाइप ऑफ इनकम। कोई इस तरीके की उम्मीद लोग नहीं रखते हैं कि उनको कोई प्रॉफिट होगा या कोई इनकम मिलेगी। कंसिडरेशन, they are guided by rational consideration as they involve the use of scarce resources in the economy। देखिए, हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाता है बिजनेस के अंदर कि वेस्टेज ना हो, कहीं पर किसी चीज का नुकसान ना हो, हर चीज का इफेक्टिव और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो, सही काम करें हम लोग और सही तरीके से काम करें, इसका बिजनेस में हमेशा ध्यान रखा जाता है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके के संसाधन का इस्तेमाल बिजनेस करता है वो कम मात्रा में उपलब्ध है। हिंदुस्तान के अंदर आप जानते हैं पॉपुलेशन आपकी 135-140 करोड़ के आसपास है, एंड द काइंड ऑफ रिसोर्सेज व्हिच आर अवेलेबल टू यू, दे आर लेस इन नंबर, राइट? लैंड लेस है, लेबर कम है, कैपिटल कम है, पैसा कम है, एंटरप्रेन्योर्स कम है। इस तरीके की चीजों के साथ आपको बिजनेस करना है, ठीक? उसके बाद नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में व्हाट इज द कंसिडरेशन, मतलब किस तरीके की केयर आप लेते हैं। तो यूजुअली ये इमोशनल और सेंटिमेंटल रीजंस की वजह से आप ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, तो इसमें यूजुअली केयर वगैरह कम होती है। किसी को महंगा गिफ्ट दे देने में आपको कोई हर्ज नहीं, क्यों? क्योंकि वो आपका करीबी मित्र है, रिश्ता है, पेरेंट्स है, भाई बहन है, तो आप ज्यादा उसको माइंड नहीं करते। किसी के साथ आप बाहर चले गए और आपने कुछ खा पी लिया, तो उसके ऊपर आपकी स्पेंड आवाज कर ब्रेक हो रही है। मेंबर है या बहुत क्लोज फ्रेंड है। ओके, अब ठीक आ रही है आवाज? यस यस सर। सर। तो इस तरीके की चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होती। तो ये डिफरेंस है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, जिससे अब हम धीरे धीरे करके इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आगे बढ़ेंगे तो बिजनेस के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक? तो ये हम लोग यूनिट 1 में भी पढ़ चुके हैं, तो आई डू नॉट थिंक कि बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत थी। अब कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जो हो रही हैं आपके आसपास और आप उसको एग्जैक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि ये इस टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो पहला तो बिजनेस, व्यापार जिसको कहते हैं हिंदी में। बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड इन रिटर्न ऑफ मनी। It is carried out on regular basis with a prime objective of making profits. बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसका उद्देश्य है सबसे पहले तो प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को पैदा करना, उनको बनाना, उनका प्रोडक्शन करना, और उसके बाद उसके आगे की एक्टिविटीज करना। उसके आगे की एक्टिविटीज में उसको बेचना, उसके लिए सर्विस प्रोवाइड करना, राइट? उसके लिए मार्केट क्रिएट करना। इस तरीके की एक्टिविटीज को आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज फॉर बिजनेस कहते हैं, व्यापार कहते हैं। तो इसके अंदर एग्जांपल है जैसे माइनिंग, खान वगैरह का काम होता है, मैन्युफैक्चरिंग, उत्पादन का कार्य होता है, ट्रेडिंग, खरीदने और बेचने का कार्य है, ट्रांसपोर्टिंग, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए अलग अलग माध्यम उपलब्ध है ट्रांसपोर्ट में, रेल, एयर ट्रांसपोर्ट, स्टोरिंग के अंदर वेयर हाउसेस होते हैं बहुत बड़े बड़े, राइट? उसके अलावा बैंकिंग, इंश्योरेंस, इस तरीके की जो एक्टिविटीज हैं उनको आप बिजनेस में एग्जांपल्स की तरह से ले सकते हैं कि ये अलग अलग टाइप्स के बिजनेस हो रहे हैं, ठीक? अब आता है प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब होता है कि आपके आसपास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक स्पेसिफिक तरीके की स्किल अपने पास रखते हैं, एक स्पेसिफिक तरीके की स्किल अपने पास रखते हैं और उस फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं।
और उस स्किल को हासिल करने के लिए आपको एक स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज पढ़नी पड़ती है, कुछ एक स्पेसिफिक तरीके के एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं और उसके बाद आप उस स्किल के एक्सपर्ट बनते हैं। तो इनको आप स्पेशलाइज्ड फील्ड एक्सपर्ट्स कह सकते हैं, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एक्सेट्रा। इस तरीके के जो लोग हैं, ये सब लोग एक स्पेसिफिक तरीके की नॉलेज, स्पेशलाइज्ड नॉलेज गेन करते हैं, उसी के अंडर में सारी एक्टिविटीज करते हैं, उसके लिए स्पेसिफिक कोर्सेज होते हैं, सर्टिफिकेशंस होते हैं, जिनको वो लोग क्लियर करते हैं और उसके बाद वो उस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट बनते हैं। तो इसको ध्यान में रखने की जरूरत है कि अगर आप लॉयर की डिग्री नहीं रखते हैं तो आप कानूनी तौर पर कोर्ट में जाके मुकदमा नहीं लड़ सकते किसी और के लिए। ठीक, तो ये आपको मैंने प्रोफेशन के बारे में समझाया। नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का क्या संबंध है? एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि जो लोग किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं एज एम्प्लॉइज, नॉट एज ओनर्स। ओनर्स के लिए वो बिजनेस हो गया। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में नॉर्मली एक आदमी काम करता है और उसके बदले में उस जीविकोपार्जन के लिए उसको कोई सैलरी, वेजेस या अदर टाइप के रिटर्न्स दिए जाते हैं, जिसको कॉम्पनसेशन बोला जाता है दूसरी भाषा में। उसको आप एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो इसमें आप गवर्नमेंट कह सकते हैं, कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स कह सकते हैं, बैंक के एम्प्लॉइज हो सकते हैं, फैक्ट्री के वर्कर्स हो सकते हैं। इस तरीके के बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जिसमें आप किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, एक स्पेसिफिक जॉब आपको असाइंड है, उन जॉब्स को करने के लिए आपको फोर्टनाइटली या वीकली बेसिस पर कुछ पेमेंट होता है, इसको आप कॉम्पनसेशन कहते हैं। और इस तरीके के ऑक्यूपेशन को आप एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और इसमें आप रेगुलरली काम करते हैं और कुछ तरीके की टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ बंधे हुए होते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कभी भी एम्प्लॉय जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक टर्म्स एंड कंडीशंस के अंडर में बंधा हुआ होता है। अलग अलग तरीके की टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। उसका मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है कहीं हिल नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, इस तरीके का नहीं होता है। बट इस तरीके का होता है कि जब आप मेरे यहां पर कर रहे हैं तो किसी दूसरे के यहाँ किसी को बताएं। कॉन्फिडेंशियलिटी या दूसरी भाषा में आप इसको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी भी कह सकते हैं। इंफॉर्मेशन को जो आपके पास, कंपनी के पास है, ऑर्गेनाइजेशन के पास है, उसको सिक्योर करना, उसको संभाल के रखना, कॉन्फिडेंशियल रखना, इस तरीके की टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। तो ये जो है एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। तो ये एक 3 हिस्से हैं किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के, 3 हिस्से हैं। तो ये हमारे आसपास जो एक्टिविटीज हो रही है, इसको आप आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन सी एक्टिविटी बिजनेस है, कौन सी एक्टिविटी प्रोफेशन है और कौन सी एक्टिविटी एम्प्लॉयमेंट है। उसको नीचे जो है देखिए काफी अच्छे से उन्होंने डिफरेंशिएट भी करके दिया है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ वर्क फॉर बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। क्या सर आपकी क्वालिफिकेशन वॉइस चाहिए, बहुत क्या ब्रेक हो कैपिटल रही है बीच होनी बीच चाहिए, में। ये सब चीजें। तो सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
सॉरी, आप लोगों को अब आवाज आ रही है, क्लियर है? यस सर, अभी क्लियर है। ओके, गुड गुड, चलिए। ओके, प्लीज आप म्यूट कर लीजिए। तो अब हम लोग बिजनेस के बारे में समझेंगे, क्योंकि ये जो आपको चैप्टर्स में अगले कुछ 2-3 चैप्टर्स पढ़ाऊंगा, ये बिजनेस से रिलेटेड चैप्टर्स है कि व्हाट इज अ बिजनेस। तो बिजनेस अगर आप देखें तो यहां पर डिफाइंड है कि बिजनेस में बी डिफाइंड एज एन एक्टिविटी ऑफ इन्वॉल्विंग रेगुलर प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल, ट्रांसफर एंड एक्सचेंज विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इसको बहुत ध्यान से समझिए, इसके अंदर 3-4 फीचर्स इंक्लूडेड है। सबसे पहला, किसी बिजनेस का पर्पस इज अर्निंग प्रॉफिट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से बिजनेस करना चाहती, एक्टिविटी करना चाहती है, वो बिजनेस कर रही है, वो कोई और चीज नहीं कर रही। प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि जितना आप खर्च करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, खर्च करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, उससे ऊपर इनकम कमा के लाए। 100 रुपए अगर आपका खर्चा है और 120 रुपए आपकी इनकम है, तो 20 रुपीज प्रॉफिट कहलाता है। अगर आप बहुत नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में अपने घर के अंदर देखें कि किसी की इनकम 100 रुपए है और वो 80 रुपए खर्च करता है, तो हम बोलते हैं 20 रुपए हमारी सेविंग हुई। इसके उल्टा अगर आप बिजनेस में चले जाएं और आपने 100 रुपए खर्च करके टोटल एवरी एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड 100 रुपए खर्च किए और 120 उसके बदले कमाए, तो आप 20 रुपए प्रॉफिट के हकदार बन गए। अगली बार आपने वही 100 रुपए फिर से खर्च किए और 140 कमाए, तो आप 40 रुपए प्रॉफिट के हकदार बनते हैं। तो दूसरे साल में आपका टोटल प्रॉफिट 60 रुपए हो गया। तीसरे साल में आपने 150 रुपए कमाए, मतलब 50 रुपए प्रॉफिट हो गया। अब आपका प्रॉफिट तीसरे साल के एंड में 110 रुपए हो गया। तो ऐसे आपकी कैपिटल जो शुरुआत में आपने लगाई, वो प्रॉफिट के साथ धीरे धीरे करके बढ़ती। पहले आपका कैपिटल मान लीजिए 100 रुपए थी, जिसके ऊपर आपने 20 रुपए कमाए, तो आपकी कैपिटल 120 रुपए होगी। दूसरे साल में आपने 40 रुपए कमाए, तो कैपिटल 160 रुपए हो गई। तीसरे साल में आपने 50 रुपए कमाए, कैपिटल आपकी 210 रुपए हो गई। तो देखिए 100 रुपए की कैपिटल को आपने तीसरे साल के एंड में 110 रुपए और बढ़ा दिया। 100% से ज्यादा ग्रोथ दे दिया आपने 3 साल बाद अपनी कैपिटल को। ये उद्देश्य होता है एक बिजनेस का। क्यों कैपिटल को बढ़ाना चाहते हैं? ओनर ने इतना बड़ा रिस्क लेकर के प्रॉफिट कमाने के पर्पज से उसके अंदर पैसे लगाए हैं, तो वो पैसे बढ़ाना चाहता है। हम लोगों के घर में क्या होता है, हम लोग बाहर बैंक में पैसा एफडी में रखते हैं, कुछ लोग म्यूचुअल फंड में रखते हैं, कुछ लोग जमीन खरीद लेते हैं, कुछ लोग बिल्डिंग खरीद लेते हैं, फ्लैट खरीद लेते हैं। क्यों खरीदते हैं? बहुत सारे लोगों का पर्पस होता है इन्वेस्टमेंट, कि भाई मैंने 8 लाख रुपए की जमीन खरीदी है, 10 साल बाद जब मैं इसे बेचूंगा तो ये 30 लाख रुपए की होगी। क्योंकि 10 साल के बाद 10 लाख को 30 लाख बनाने वाली और कोई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी नहीं है हमारे पास। ये होता है उद्देश्य, ये भी प्रॉफिट कमाना। तो जहां पर इस उद्देश्य के साथ काम होता है, दैट इज अ प्रॉफिट अर्निंग एंटरप्राइज, दैट इज अ बिजनेस। अब बिजनेस के अंदर क्या इन्वॉल्व हो सकता है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब आप रॉ मटेरियल, कच्चा माल मार्केट से खरीद के लाए, आपने उसको कन्वर्ट किया फिनिश प्रोडक्ट में, नए प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया और उसको ले जाकर के मार्केट में बेचा। सेकंड, इसके अंदर सेल भी हुई और परचेज भी हुई। परचेज आपने रॉ मटेरियल किया, जनरल में आप लोगों ने खूब पढ़ा, परचेज आपने रॉ मटेरियल किया और उसको कन्वर्ट किया। सेल क्या किया? फिनिश प्रोडक्ट मार्केट में बेच दिया। जो जूते हम लोग पहनते हैं, जो चप्पल हम लोग पहनते हैं, अगर हम लोग रबर की चप्पल्स पहनते हैं फॉर एग्जांपल, तो वो जो स्लीपर्स होती हैं, वो एक्चुअल रबर को, जो लाइट रबर होता है जिसको रॉ मटेरियल बोलते हैं, उसको मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन खरीद के लाती है रबर मैन्युफैक्चरर से। और रबर मैन्युफैक्चरर भी ऐसे नहीं होता है। रबर जो है वो एक एग्रो प्रोडक्ट है जिसको बनाने का एक स्पेसिफिक तरीका है। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन वो रबर बनाती है और उसके बाद उस रबर को कन्वर्ट किया जाता है अलग अलग तरीके के प्रोसेसेस के थ्रू कि वो स्लीपर्स बने या चप्पल बने। तो आप देखिए इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो रबर बना रही है, जो रॉ मटेरियल खरीद के लाती है किसान से। उसके बाद आप चप्पल बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, आप जाते हैं और उस रबर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन से रॉ रबर खरीद के लाते हैं।
राइट। और उसके बाद जो है फाइनली आप उसको कन्वर्ट करते हैं चप्पल की शेप में, फिर वो होलसेल मार्केट में बेचा जाता है। होलसेल मार्केट से आपके घर के पास की किसी दुकान के पास आता है जहां पर आप जाकर के चप्पल खरीदते हैं। आजकल ऑनलाइन भी आ गया है, लेकिन ऑनलाइन तक पहुंचने से पहले वो किसी मैन्युफैक्चरर के पास रहा है, मैन्युफैक्चरर के पास से स्लीपर मैन्युफैक्चरर के पास आया है। शूज इसी तरीके से बनते हैं, कपड़े कॉटन से शुरुआत होती है, कॉटन बनाना और कॉटन उगाने का काम किसान का है, ही इज द मैन्युफैक्चरर, ही इज द प्रोड्यूसर। उसके बाद उसको यार्न में कन्वर्ट करना, धागे में कन्वर्ट करना कॉटन के, वो एक अलग काम है। उसके बाद बनती है कपड़े की बात कि भाई कपड़ा बुना जाएगा, बनेगा, पावर लूम में बनेगा, हैंडलूम में बनेगा। आजकल कंप्यूटराइज्ड मशीन्स भी आ गई हैं जिससे जो है बहुत आसानी से कपड़ा बनता है। तो ये इसके अंदर सारी एक्टिविटीज आप देखिए, परचेज एंड सेल, सर्विसेज, ट्रांसफर एंड एक्सचेंज। ट्रांसफर एंड एक्सचेंज इसलिए बोला जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज को ध्यान रखिए, जब तक कि किसी चीज को कंज्यूम ना कर लिया जाए, उसकी फॉर्म और शेप खत्म ना कर दी जाए, तब तक वो ट्रांसफर और एक्सचेंज मोड में रहती है। किसान के पास से जब कॉटन उगा लिया गया तो वो कंज्यूम नहीं हो रहा है, वो पहले जाएगा जो धागा बनाएगा उसके पास, धागा बनने के बाद उस फैक्ट्री में जाएगा जिसके पास कपड़ा बनता है, कपड़ा बनने के बाद उसको स्टिच किया जाएगा। कोई शर्ट पैंट जो आप पहनते हैं उसमें पहले कपड़ा बनेगा, उसके बाद उसे स्टिच किया जाएगा, उसके बाद वो स्टिचिंग होगी, स्टिचिंग होने के बाद वो जब बिकेगा मार्केट में आके, तो पहले होलसेल मार्केट में आएगा या ऑनलाइन मार्केट में आएगा, फिर आप उसको खरीदेंगे। जब आप उसको पहनना शुरू करेंगे तब जाकर के फाइनली उसकी ओनरशिप वहां पर एंड हो जाती है। मकान, बिल्डिंग कंज्यूम नहीं होते हैं, मकान और बिल्डिंग, लैंड, ये ट्रांसफर एक्सचेंज होते हैं। क्यों? क्योंकि इसको खा थोड़ी लेंगे आप, इसकी फॉर्म थोड़ी खत्म कर देंगे। जमीन को तो बिल्कुल ही नहीं खत्म किया जा सकता। लैंड को तो आप 10th क्लास में पढ़ेंगे अबाउट लैंड रिसोर्सेज, दे कैन नॉट बी फिनिश्ड। पानी को आप खत्म नहीं कर सकते, एयर को आप खत्म नहीं कर सकते। तो ये चीजें जो है ट्रांसफर एंड एक्सचेंज में आती है। मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि इन हर एक्टिविटीज का बिजनेस हो रहा है। जमीन जायदाद बेचने वाले हैं, बिल्डिंग बनाने वाले हैं जिनको बिल्डर्स बोला जाता है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस बना रही हैं, फ्लैट्स बनाती हैं, विलास बनाती हैं, टाउनशिप्स बनाती हैं, छोटे छोटे गली मोहल्लों का वो लोग डेवलपमेंट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर की एक स्कीम है जिसमें जो है अर्बन और रूरल हाउसिंग आपको मिलती है, छोटे छोटे एक एक दो दो कमरों के मकान बन रहे हैं, जो आप लोगों को, जो लोग हाउसलेस लोग हैं जिनके पास कोई मकान नहीं है और मार्जिनलाइज्ड लेबर कैटेगरी में आते हैं, उनको मकान मुफ्त में दिए जा रहे हैं। तो ये मकान कौन बना रहा है? ये बिजनेस करने वाला बना रहा है। जो भारत सरकार है वो उस बिजनेसमैन को पेमेंट कर रही है उन मकान का बनाने का। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बिजनेस प्रॉफिट कमाने के पर्पज से गुड्स एंड सर्विसेज का सेल, परचेज, ट्रांसफर, एक्सचेंज और सर्विसेज, आफ्टर सेल्स सर्विसेज प्रोवाइड करना। आफ्टर सेल सर्विसेज मैंने इसलिए बोला, कार आप खरीद के ले आते हैं मारुति से, हुंडई से, होंडा से, उसके बाद हर 6 महीने आप उसको ले जाते हैं एक वर्कशॉप के अंदर, खड़ी करते हैं कि भाई इसको सर्विस कर दीजिए। उसके ढीले हुए पार्ट्स को कस देता है, वो ऑयलिंग कर देता है, ग्रीजिंग कर देता है, क्लीनिंग कर देता है, इंजन ऑयल चेंज कर देता है, और कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं है चेक करके बता देता है तो उसे ठीक करता है। तो केवल आपको कार खरीद लेने से काम नहीं चलेगा, आफ्टर सेल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप फ्रिज खरीद के ले आए और फ्रिज में आते ही कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई आवाज आ रही है, ठंडा नहीं कर रहा है, तो आप किसको कॉल करेंगे? जहां से खरीद के लाए जनरली उसको कॉल करते हैं। होता क्या है, वो सेलर बोलता है मेरा काम नहीं है जी, मैं आपको सर्विस सेंटर का नंबर दे देता हूं। तो ये सर्विसेज भी एक प्योर बिजनेस कैटेगरी है, सर्विसेज भी प्योर बिजनेस कैटेगरी। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, टीचिंग, ये एक प्रोफेशन है, ये एक प्रोफेशन है, तो ये भी एक सर्विस है एक तरीके की, हालांकि ये बिजनेस नहीं है। तो इसलिए जो है ये चीजें आपको बिजनेस में ध्यान देने की बहुत जरूरत है। इस तरीके की एक्टिविटीज, इन नेचर ऑफ थिंग्स को इंक्लूड करने वाली जो चीजें हैं वो बिजनेस के अंदर है। किसी को कोई सवाल अब बिजनेस में पूछना है तो प्लीज, एनी क्वेश्चन दैट यू वांट टू रेज अबाउट बिजनेस।
नो क्वेश्चंस? कोई चीज दिमाग में आ रही हो जो आपको लग रहा हो कि बिजनेस हो सकता है, नहीं हो सकता है, कंफ्यूजन हो, प्लीज पूछिए। चलिए, आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। नाउ व्हाट आर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस? वो जरूरी बातें जो बिजनेस के अंदर होती हैं, जरूरी बातें विदाउट विच इट इज नॉट अ बिजनेस। सबसे पहली चीज, इट डील्स इन गुड्स एंड सर्विसेज। फिजिकल प्रोडक्ट बनाना, बेचना, खरीदना और सर्विसेज, ये दो चीजें बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होनी बहुत जरूरी है। सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स का एग्जांपल जो है लिखा हुआ है, ब्रेड, बटर, मिल्क, टी, कपड़े, कुछ भी आप बोल सकते हैं जो फिजिकल प्रोडक्ट आपको दिखाई देगा। सर्विसेज इन विच यू आर रिसीविंग some benefit but you cannot see it. Transportation, banking, insurance, warehousing, advertising. Advertising कैसे एक सर्विस है? आप सड़क पर चल रहे हैं और बड़ा सा एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें किसी भी प्रोडक्ट का विज्ञापन दिया हुआ है बोर्ड के ऊपर। उसमें कोई भी फेयरनेस क्रीम है, कोई कपड़े बिक रहे हैं, उसमें 10% ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, 50% डिस्काउंट मिल रहा है, कोई भी चीज, किसी भी ब्रांड के बारे में इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती है, फ्री ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है। आपको कुछ पैसा खर्च थोड़ी करना पड़ रहा है उस बोर्ड को पढ़ने के लिए, लेकिन आपको मिल क्या रहा है? इंफॉर्मेशन। सो दिस इज अ सर्विस। आप हार्डकोर फिजिकल कोई प्रोडक्ट हाथ में नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग क्या है? आलू, प्याज और बहुत सारी फसल हिंदुस्तान के अंदर ऐसी होती है जो उगने के 6 महीने तक आप तक पहुंच जाती है। उगने के बाद 6 महीने तक आप तक अवेलेबल है। प्याज की एक फसल को उगाने में लगभग 2 महीने लगते हैं, आलू की एक फसल को उगाने में लगभग 1.5 महीना लगता है। तो 1.5 महीने तक हिंदुस्तान में प्याज नहीं होगा, आलू नहीं होगा, अगर उगेगा नहीं तो। इस दौरान जो स्टोर में रखा हुआ, कोल्ड स्टोर में रखा हुआ आलू और प्याज है, वो आप तक पहुंचाएगा। तो ये वेयर हाउसिंग सर्विसेज है जिसका बेनिफिट आपको पता नहीं है। इंश्योरेंस, क्या सर्विस मिलती है इंश्योरेंस से? अगर लाइफ इंश्योरेंस है, जीवन बीमा अगर आपने कराया है, तो आपको एक कुछ समय के बाद, 15 साल 20 साल के बाद, आपको एक बड़ा अमाउंट आपके पॉलिसी का आपको वापस मिलेगा। एक सर्विस। दूसरा, एश्योरेंस मिलता है इसमें, एक तरीके का भरोसा है कि अगर मेरे जीवित रहते मेरे को कोई शारीरिक आघात पहुंचा, कोई परेशानी हुई, मेरी मृत्यु हो गई, तो मेरे परिवार को एक सुरक्षा का भरोसा है कि उसको वो सारा पैसा मेरी मृत्यु के बाद मिल जाएगा, अगर मृत्यु कोई दूसरे तरीके से ना हुई। जो भी कंडीशंस होती है इंश्योरेंस की, वो अगर मैं कंप्लीट करता हूं और वो चीजें पूरी होती हैं और असामयिक मृत्यु हो गई मेरी या कोई बात हो गई, तो मेरे परिवार को मेरा पैसा मिलेगा। ये इंश्योरेंस है, ये भी एक सर्विस है। बैंकिंग, बैंकिंग क्या है? आपने यहां से बैठकर एक चेक लिखा, बैंक में डाला और उसका पेमेंट हो गया, सर्विस मिल रही है आपको। प्रोडक्ट कहां है? प्रोडक्ट तो कहीं नहीं है, कोई फिजिकल प्रोडक्ट, कोई चीज आप हासिल नहीं कर रहे हैं, ना कुछ खरीद रहे हैं जाकर के, लेकिन एक सर्विस आपको मिल रही है। और इन सब के पीछे बेसिक कॉस्ट होती है जो इन्वॉल्व है, फ्री नहीं है ये, इसलिए इसको बिजनेस बोला गया है। वेयर हाउसिंग, जो आलू आपको मिल रहा है, मान लीजिए 30 रुपए 40 रुपए किलो आपको आलू मिलता है, उसके अंदर इसकी वेयर हाउसिंग की कॉस्ट भी जुड़ी हुई है। जो खर्च वेयर हाउसिंग के ऊपर किया है किसान ने या रिटेलर ने या होलसेलर ने, वो खर्चा इसमें जुड़ा हुआ है। आप तक जब ये आलू पहुंचता है तो इसमें सारे खर्चे जुड़े हुए होते हैं। ये आखिरी कीमत है आलू की, जो आपके सामने, घर के सामने ठेले पर बिक रहा है। ठीक? तो डील्स इन गुड्स एंड सर्विसेज, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रेगुलर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये एक और फीचर जो है बिजनेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं याद दिला देता हूं, अकाउंटिंग के अंदर भी एक कॉन्सेप्ट था, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ऑर्गेनाइजेशन के चलते रहने का कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग भी वहीं पर होती है जहां पर रेगुलर एक्टिविटीज बिजनेस की चल रही है, रेगुलर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज चल रहे हैं। अब इसको एक मैं फिर से जब आपको एक्सप्लेन करूंगा तो मैं अकाउंटिंग जो पढ़ा रहा था पिछले चैप्टर में उससे रिलेट भी कर देता हूं। अगर आप जूते खरीदने बेचने की दुकान है आपकी, आप रेगुलरली हर हफ्ते जाते हैं होलसेल मार्केट से खूब सारे जूते, फैशनेबल
चीजें खरीद करके लाते हैं फुटवेयर की और उसको ला करके अपनी लोकल मार्केट में बेचते हैं, ये आपका बिजनेस है। अब आपने क्या किया, आपको जरूरत पड़ती थी, आपने कहा यार एक घर के लिए कार होनी चाहिए फैमिली मेंबर्स के लिए, आपने एक कार खरीदी, उसमें आप घूमने जाते हैं सड़क पर, मैकडॉनल्ड्स में बर्गर खा के आ गए फैमिली के साथ जाकर के, कहीं लॉन्ग ड्राइव पे चले गए कि घूमने चले गए 3-4 दिन के लिए। अब ये कार आपने एक बार खरीदी, 10 साल बाद बेची आपने, ये बिजनेस नहीं है। दिस इज नॉट रेगुलर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये बिजनेस नहीं है। ये आपने अपने पर्सनल एडवांटेज के लिए एक कार खरीदी। बिजनेस आपका जूते बेचना ही है। अगर ऐसे ही अगर मान लीजिए आपने एक छोटी सी टाटा 407 या कोई कैरियर टाइप की कोई कमर्शियल व्हीकल खरीद ली जिसमें आप जूते के डब्बे वगैरह भर करके जूते लाने होते हैं बार बार, आप सदर बाजार जाते हैं, कहीं और जाते हैं होलसेल मार्केट में, आपने छोटी वैन खरीद ली, ये भी बिजनेस नहीं, क्योंकि आप रूटीन काम, ये बिजनेस में आपने एक बार खरीदा, अब इसको आप कुछ साल यूज करोगे, लेकिन रोज खरीदते बेचते जो हो वो आपका बिजनेस है। Regular exchange of goods and services is your business. So production or buying and selling activities must be carried out on regular basis. This is the nature of business. Requires investment. किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए 2-3 तरीके का इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है, जिसके बिना आप कोई भी एक्टिविटी बिजनेस की शुरू नहीं कर सकते। लेबर और कैपिटल, ये दो ऐसे बिजनेस हैं जो रिसोर्सेज हैं जो बिजनेस के शुरू करने के वक्त जरूरत है। पहला कैपिटल, क्योंकि पैसे के बिना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो सकती, नॉन इकोनॉमिक भी नहीं हो सकती। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए भी आपको पैसे चाहिए, बट बिजनेस करने के लिए, शुरू करने के लिए आपको कुछ पैसे की जरूरत होगी जिसकी मदद से आप कुछ एस्टैब्लिश करने की कोशिश करोगे। आपको मान लीजिए एक दुकान खरीदनी, किराए पे लेनी है, किराए पर भी लेने के लिए आप सिक्योरिटी डिपॉजिट तो देने जाओगे लैंड ओनर को, जो उस मकान मालिक है, लैंडलॉर्ड है उस दुकान का, उस दुकान के मालिक को आप कुछ पैसे देने जाओगे, एडवांस सिक्योरिटी, पैसे की जरूरत। मान लीजिए उसने कहा कि मुझको जो है आप 2 लोगों के सिग्नेचर करके लाइए इस मार्केट के अंदर जो आपको जानते हो, तो आपको सिक्योरिटी की जरूरत है, 2 लोगों की जरूरत है, पुलिस से सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा आपको। लेबर, दूसरा इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट, लेबर के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो बिजनेस चलाने के लिए इंटेलिजेंस चाहिए वो आप देंगे और आपके साथ आपका लेबर देगा। आज की डेट में अगर आप एक दुकान खोलते हैं तो अकेले तो आप उस दुकान को नहीं संभाल सकते। अगर आप एक बहुत नॉर्मल परचून की दुकान भी खोलते हैं तो कम से कम उसकी साफ सफाई, उसमें सामान को सजाने वजाने का काम करने के लिए आपको एक आदमी की जरूरत है। खुद आप क्या करेंगे? कई लोग ये सवाल कर सकते हैं, खुद आप क्या करेंगे? तो भाई मैं लेखा जोखा भी देखूंगा, कितना स्टॉक है, क्या लाना है मार्केट से, कितना महंगा पड़ रहा है मार्केट से लाना, कैसे लाना है, ये सब चीजें तो मैं डिसाइड करूंगा। तो कम से कम साफ सफाई, सजाने वजाने का, और जब सामान आ जाए मार्केट से तो उसको दुकान में लगाने का काम जो है वो एक वर्कर करे। तो इस ये बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो आपको चाहिए होती है। तो ये एक और फीचर है बिजनेस का, दैट बिजनेस कैन नॉट बी स्टार्टेड विदाउट इन्वेस्टमेंट। एम्स एट अर्निंग प्रॉफिट, ये तो मैं बता चुका हूं, इसके तो दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है कि बिजनेस में जितना भी एक्सपेंडिचर होता है, टोटल एक्सपेंडिचर, उसके ऊपर इनकम की कोशिश होती है, उसके ऊपर कमाई की कोशिश करता है। जैसे मान लीजिए कि मैं एक मैगी का प्रोडक्ट खरीद के लाया होलसेल मार्केट से, 10 रुपए का मैगी का पैकेट है, उसकी एमआरपी 10 रुपए होती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैं आज आपको इसलिए बता रहा हूं, कभी भी आप कोई प्रोडक्ट मार्केट से खरीदते हैं, आप में से बहुत लोगों को पता भी हो सकता है, आप पलट के देखिए उस पैकेट के ऊपर एमआरपी लिखा होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। आप मैगी का पैकेट किसी भी दुकान से ले लीजिए इंडिया में, आपको 10 रुपए का ही मिलेगा। कोई भी आपको दुकानदार 9.5 रुपए का नहीं देगा वो पैकेट, कोई भी, राइट। लेकिन जो ये दुकानदार होलसेल मार्केट से सामान मंगवाते हैं, वहां पर कोई 5 रुपए का नहीं मिलता है, या तो 9 रुपए का मिलता है, या 8.5 रुपए का मिलता है, या 8 रुपए का, क्योंकि ये एक पैकेट नहीं खरीदते हैं, ये 100 पैकेट खरीदते हैं। जो इनकी मंथली या 15 दिन में एक बार ये ऑर्डर करते हैं सामान, तो कितना सेल हो जाता है उसके हिसाब से ये लोग पैकेट्स मंगाते हैं। तो इनको 8.5, 8, 9 रुपए का पैकेट पड़ता है, और पर पैकेट ये 1 रुपए या 2 रुपए प्रॉफिट कमाते। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये पैकेट एक ऑटो में भर के या किसी में भर के जो भी
कैरियर होता है वो लेकर के आता है डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी वाला, वो अपने पैसे अलग से लेता है। मान लीजिए आपने 20,000 रुपए का सामान मंगाया, उसने कहा जी 250 रुपए तो मेरा चार्ज है, तो अब टोटल कॉस्ट, यही मैंने एक्सपेंडिचर और कॉस्ट में फर्क बताया, 200 रुपए 250 रुपए ऑटो वाले के लिए एक्सपेंडिचर कर दिया आपने जो सामान भर करके लाया टाटा 407 वगैरह में, और 20,000 रुपए आपने होलसेलर को पेमेंट कर दिया। टोटल कॉस्ट इस एक्टिविटी की 20,250 रुपए। अब प्रॉफिट कमाने के लिए आपको 20,251 रुपए कमाने होंगे, तब आप 1 रुपए प्रॉफिट कमाएंगे। तो अब ये जो 10 रुपए का पैकेट है, ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस है। सरकार ने कानून बना रखा है कि कोई भी प्रोडक्ट 40 रुपए से 10 रुपए से ऊपर का नहीं बिकेगा मैगी का, ये रूल है। तो अब आपको 10 रुपए के अंदर ही देखना है कि आपका वो 250 रुपए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी, तो हो सकता है वो 9 रुपए का पैकेट उसको 9 रुपए 10 पैसे का पड़ा हो, 15 पैसे का पड़ा हो, तो इज टिपिकली अर्निंग लेस देन 1 रुपी प्रॉफिट ऑन दैट पैकेट। ये मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट के अंदर जो 5 रुपए के होते हैं, 10 रुपए के होते हैं और आपको 50 रुपए के मिलते हैं, बहुत सारे हैं प्रोडक्ट्स। तो ये मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। इन्वॉल्व्स रिस्क्स एंड अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम। ये तो बहुत नॉर्मल है कि जब आप इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तब एक तरीके का रिस्क होता है, जब बिजनेस चल पड़ता है तो दूसरा रिस्क ये होता है कि आपके आसपास कॉम्पिटिटर्स हैं, हर बार जरूरी नहीं है आप ही से सामान खरीदेगा कस्टमर। आप एक लोकल मार्केट में बैठ करके सामान बेचते हैं, एक सर्टेन पॉपुलेशन है उसे लाके की, उससे ज्यादा इनकम आपको नहीं होगी। अगर आप बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं और कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक नए बिजनेस की तरीके से हो गया और रिस्क हो गया। और अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम, अब इस वक्त आप देखिए कोविड-19 की सिचुएशन में, कोरोना वायरस की सिचुएशन में बिजनेसेस ठीक से चल ही नहीं रहे हैं क्योंकि लोग मार्केट जाना नहीं चाहते हैं, लोकल मार्केट में लोग कम जाना चाहते हैं, डर रहे हैं, जा भी रहे हैं तो मजबूरी में जा रहे हैं। पहले महीने में 3 बार चले जाते थे, अब महीने में 1 बार जा रहे हैं। छोटे मार्केट्स को खुलने की इजाजत बड़ी मुश्किल से मिल रही है, तो बिजनेसमैन के लिए अनसर्टेनिटी कि कमाना तो दूर, तो फुटफॉल ही नहीं है कस्टमर का, तो मैं कहां से बेचूंगा। तो ये जो है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। तो ये मैंने आप लोगों को आज कंप्लीट कर दिया है। इसी चैप्टर को हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।